सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में समझ लेते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज अ टाइप ऑफ एनीमिया इन विच द बोन मैरो प्रोड्यूसेस लार्ज abnormal and immature red blood cells. These cells enter the bloodstream in a defective form, resulting in the development of megaloblastic anemia. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक ऐसे टाइप का एनीमिया होता है जिस दौरान हमारे बोन मैरो के अंदर लार्ज एबनॉर्मल एंड इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। इसी लार्ज एबनॉर्मल एंड इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स को हम मेगालोब्लास्ट भी बोलते हैं। ये मेगालोब्लास्ट एक डिफेक्टिव फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स का। ये डिफेक्टिव फॉर्म हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने की वजह से आगे चलकर पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डिजीज हो जाता है। सो ये तो था डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कॉजेज क्या क्या हैं, क्या रीज़न होता है इसके पीछे, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया occurs due to vitamin B12 or folic acid deficiency, which may result from poor diet, malabsorption, intestinal diseases, alcoholism, or increased requirements like pregnancy. Since these vitamins are essential for DNA synthesis, their deficiency slows cell division in the bone marrow. This leads to the formation of large, immature, and abnormal red blood cells, most of which are destroyed within the bone marrow, and the few that enter the bloodstream are also destroyed early. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मेन कॉज होता है विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। जब किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर पुअर डाइट के वजह से, माल एब्जॉर्प्शन के वजह से, इंटेस्टिनल डिजीजेस, अल्कोहलिज्म या फिर प्रेगनेंसी के वजह से विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड का कमी हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाता है, तो इसी डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होना चालू हो जाता है। विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सेल डिवीजन एंड DNA सिंथेसिस के लिए। जब किसी भी पेशेंट के बॉडी के अंदर विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड का डेफिशिएंसी हो जाता है, तो इसी कमी के वजह से पेशेंट के बोन मैरो के अंदर सेल डिवीजन काफ़ी स्लो हो जाता है। जब बोन मैरो के अंदर सेल डिवीजन स्लो होगा, तो इस वजह से बोन मैरो के अंदर लार्ज, इमेच्योर एंड एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, जिसको हम मेगालोब्लास्ट भी बोलते हैं। ये मेगालोब्लास्ट, जितने भी मेगालोब्लास्ट पेशेंट के बोन मैरो में बन रहे हैं, इसमें से ज़्यादातर बोन मैरो के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो बचे हुए मेगालोब्लास्ट होते हैं या फिर जो बचे हुए डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल्स जिनको हम मेगालोब्लास्ट भी बोलते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर देते हैं और आगे चलकर ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इन्हीं सब चेंजेस की वजह से पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होना चालू हो जाता है। सो ये तो था इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इन डिजीज़ के लक्षण क्या हैं, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इंक्लूड वीकनेस, फटीग, पेलर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, सोर टंग, numbness और tingling sensation in the hand and feet and difficulty concentrating। जब किसी पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, तो इस वजह से पेशेंट की बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है, पेशेंट को फटीग महसूस होने लगता है, पेशेंट का जो स्किन कलर है वो काफ़ी ज़्यादा पेल हो जाता है, जिसको हम पेलर कंडीशन भी बोलते हैं। इसी के साथ साथ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वाले पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होने लगता है, यानी कि सांस लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। पेशेंट को डिजीनेस होने लगता है, यानी कि पेशेंट को चक्कर आने लगता है। पेशेंट का जो एपेटाइट है एंड जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। पेशेंट का टंग काफ़ी शोर हो जाता है, यानी कि पेशेंट के टंग के अंदर हमें रेडनेस, स्वेलिंग,
एंड पेन जैसे कंडीशन दिखाई देने लगते हैं। इसी के साथ साथ ऐसे पेशेंट के हाथों के अंदर एंड पैरों के अंदर नमनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन भी होना चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ सीवियर केसेस में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वाले पेशेंट का जो कॉन्सेंट्रेटिंग पावर है वो भी काफ़ी डिक्रीज हो जाता है एंड किसी भी काम को करने के लिए पेशेंट को काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को बिना किसी मेडिसिन एंड ड्रग के किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। include foods rich in vitamin B12 such as meat, fish, eggs एंड डेयरी प्रोडक्ट। जिन पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ऐसे पेशेंट को ऐसे खाना खाना चाहिए जिसके अंदर विटामिन B12 का क्वांटिटी ज़्यादा हो, जैसे कि मीट, फिश, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इंक्लूड फूड रिच इन फोलेट सच एज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स एंड सिट्रस फ्रूट्स। जिन पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ऐसे पेशेंट को फोलेट रिच फूड खाना चाहिए, यानी कि ऐसे फूड जिनके अंदर फोलेट का क्वांटिटी ज़्यादा हो, ऐसे खाने को कंज्यूम करना चाहिए, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स एंड सिट्रस फ्रूट। अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल एंड ड्रग्स लाइक मिथोट्रेक्सेट। जिन पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ऐसे पेशेंट को अल्कोहल के कंजम्पशन को अवॉइड करना चाहिए एंड मिथोट्रेक्सेट ड्रग को भी लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों कंडीशन में पेशेंट के बॉडी के अंदर फोलेट अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है, जिस वजह से पेशेंट का जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो और ज़्यादा वर्स हो सकता है। मेंटेन अ बैलेंस डाइट विथ एडिक्वेट प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। जिन पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ऐसे पेशेंट को अपना डाइट एकदम बैलेंस रखना चाहिए, जिसके अंदर प्रोटीन एंड विटामिन्स का अमाउंट काफ़ी एडिक्वेट अमाउंट में हो। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को मेडिसिन, सप्लीमेंट्स एंड ड्रग्स का यूज करके किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स। इसके एग्जांपल है फोलिक एसिड टैबलेट्स, जिसका नॉर्मल डोज होता है 5 मिलीग्राम पर डे। ये सप्लीमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की तरह काम करते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक करने के लिए। दूसरा है विटामिन B12 थेरेपी। इसके एग्जांपल है हाइड्रोक्सोकोबालामिन एंड साइनोकोबालामिन। ये दोनों के दोनों सप्लीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए एंड डीएनए सिंथेसिस को एनहांस करने के लिए। इसके बाद है पेरेंट्रल विटामिन B12। इसके एग्जांपल है आई एम हाइड्रोक्सोकोबालामिन एंड आई एम साइनोकोबालामिन। यहाँ पर आई एम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलरली। ये ड्रग उन पेशेंट को दिया जाता है जो पेशेंट ओरल रूट के जरिए विटामिन B12 को नहीं ले सकते, या फिर उन पेशेंट को दिया जाता है जिन पेशेंट के अंदर जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो चुका है। लास्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूशन। ब्लड ट्रांसफ्यूशन उन पेशेंट को दिया जाता है जिन पेशेंट के बॉडी के अंदर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो चुका है, या फिर ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिन पेशेंट के अंदर रेड ब्लड सेल का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया चैप्टर अच्छे तरीके से ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।